हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो इसमें अभी तक हम क्या क्या स्टडी कर चुके हैं। तो हम लोगों ने नदी का खनन कार्य, निक्षेपण कार्य, वहन कार्य, ये सब कुछ समझ लिया है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने हिमानी यानी ग्लेशियर्स के बारे में समझा था कि वो किस प्रकार से निक्षेपण करते हैं, वहन करते हैं और कैसे अपसरण करते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अब यहाँ पर हमारा तीसरा कारक हम देखने वाले हैं, जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? पवन। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझेंगे कि जो पवन है ना, वो किस प्रकार से निक्षेपण करता है और कैसे ये मतलब वहन करता है। ये सारी चीजें हम समझेंगे कि इसके कारण कौन कौन से भूरूप निर्मित होते हैं हमारे अर्थ के सरफेस पर। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो यहाँ पर हम समझेंगे, देखिएगा, पवन किसको कहते हैं? तो जो हवा की हलचल होती है ना, हवा की जो हलचल होती है उसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पवन कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग पहले से जानते ही हो। क्या जानते हो कि पवन ये गैस रूपी बाह्य कारक है। बिल्कुल सही है। हम हवा को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, यानी ये गैस के फॉर्म में होता है। तो कहाँ से हमें दिखाई देगा? अगर ये सॉलिड रहता तब ना हम देख पाते। तो पवन के देखो क्षरण कार्य होते हैं, वहन और निक्षेपण कार्य मुख्यतः कहाँ पर होते हैं? तो ये मरुस्थलीय और कम वर्षा के क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली होते हैं। मतलब इन क्षेत्रों में जो पवन का कार्य है ना, वो आपको ज्यादा अच्छे से देखने को मिल सकता है, जो मरुस्थलीय प्रदेश होते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा बारिश नहीं होती है। ठीक है, और इन प्रदेशों में भौतिक अपक्षय अधिक मात्रा में होने से चट्टानों का क्या होता है? चूरा और रेत अधिक प्रमाण में फैली हुई होती है। यहाँ पवन के वहन कार्य में कम रुकावटें होती हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अब क्योंकि पूरा के पूरा मरुस्थल है। ठीक है, दूर दूर तक कुछ यहाँ पे है ही नहीं, कुछ मतलब दूर दूर तक आपको पूरा खाली खाली एरिया मिल रहा है। तो वहां पर आपको ये ज्यादा प्रभावशाली तरीके से दिखाई देगा ना, क्योंकि यहाँ पे रुकावटें कम होती है वहन मार्ग में। ठीक है, जैसे पवन अपने साथ बहा करके लेकर के जा रहा है धूल मिट्टी के कण। अब इसके बीच में कोई रुकावट नहीं है, पूरा यहाँ से इतने बहाना चालू किया, पूरा ये खाली एरिया है। तो ये बहा करके दूर तक लेकर के जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे वही है कि वहन कार्य में यहाँ पर कम रुकावटें होती हैं। पवन के साथ रेत कणों का क्या होता है? वहन होता है। वहन यानी उसको लेकर के जाया जाता है। ठीक है, रेत के कण अति दूर तक बहा ले जाते हैं। जिस स्थान पर पवन की गति कम होती है उसी स्थान पर रेत का क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? निक्षेपण हो जाता है। जैसे यहाँ पे पवन की गति खूब तेज थी, तो इसने धूल मिट्टी कंकर को बढ़ाते मतलब बहाते हुए लेकर के गया, और यहाँ पे आने के बाद इसकी गति जो है वो धीमी हो गई। तो क्या होगा? जो धूल मिट्टी कण है वो नीचे गिर जाएंगे और यहीं पे आकर के वो निक्षेपित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका निक्षेपण होता है। तो इस प्रकार पवन क्या करती है? क्षरण, वहन और निक्षेपण का कार्य करती है। तो पवन का पहले हम क्षरण कार्य देखेंगे कि इसकी वजह से कौन कौन से प्रकार की जो चट्टानें हैं वो निर्मित होती हैं, भूरूप कैसे निर्मित होते हैं वो हम समझते हैं। फिर वहन और निक्षेपण भी समझेंगे। तो देखिएगा, पवन अपने साथ क्या करते हैं? छोटे बड़े आकार के रेत के कण, पत्थर आदि पदार्थ जो है वो बहा कर लेकर के जाते हैं। अब क्या होता है? पवन के मार्ग में आने वाली चट्टानों पर ये पदार्थ घिसने अथवा पटकने से चट्टानों का अपक्षरण हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है? अब देखो, मान लो ये चट्टान पहले से खड़ी है। ठीक है, अब पवन क्या कर रहा है? अपने साथ धूल मिट्टी के कण उनको बहाते हुए, देखो छोटे बड़े आकार के रेत के कण बहाते हुए लेकर के आ रहा है। पवन इधर से चलते जा रही है। तो क्या होगा यहाँ पर? देखो, ये मैं आपको बता रही हूँ भूछत्र चट्टान कैसे बनता है ना। तो ऐसे करके बहाते हुए लेकर के जा रहा है, तो इसमें जो कंकड़ पत्थर है वो क्या होंगे? इसके ऊपर रगड़ खाएंगे। क्या करेंगे? रगड़ खाएंगे। और इसको कहीं ना कहीं मतलब देखो, ये प्रोसेस कोई एक दिन का नहीं है कि एक ही दिन में आप ऐसा देखे दूसरे दिन आकर के देखोगे तो ऐसी चट्टान बन गई होगी। नहीं भाई, इसके लिए टाइम लगता है। जब निरंतर ये प्रोसेस चलता रहता है तब जाके ऐसी कुछ चीजें हमें बनी हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो ये इसमें रगड़ पड़ेगी, और रगड़ पड़ने से क्या होगा? धीरे धीरे इसके जो किनारे वाले एरियाज है वो निकल करके जाते जाएंगे और उड़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से भू आकृति कुछ आपको देखने के लिए मिलेगी। मतलब ये सब कुछ यहाँ से गायब हो चुका है, पवन ने उड़ा लिया है, ऊपर वाला हिस्सा रह गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है? अपक्षरण होता है, और इससे भूछत्र चट्टान और अपक्षरण गड्ढे बनते हैं, यारदांग बनते हैं, ये सारे भूरूप तैयार होते हैं। तो भूछत्र चट्टान मैंने आपको बता दिया कैसे बनते हैं। फिर आपको अपक्षरण गड्ढे में दिखाती हूँ। अपक्षरण गड्ढे यहाँ पे आपको अगर चित्र ना दिए रहेंगे तो आपको बना करके बता दूंगी। अपक्षरण गड्ढे नहीं है ना यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं। अपक्षरण गड्ढे यानी क्या होता है, जैसे आपको बताऊं अगर, तो अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए ये पूरा हमारा मरुस्थल वाला एरिया है। अब पवन बहते हुए आ रही है, पवन अपने साथ धूल मिट्टी कर बहाते हुए लेकर के आ रहे हैं। तो पवन का बहाव तेज रहेगा ना, तो ये क्या होगा? अरे बाप रे, यहाँ से ये पूरा साफ हो जाएगा। धीरे धीरे करके ये उड़ करके गया, इधर से थोड़ा ये उड़ करके गया, थोड़ा ये उड़ करके गया, और ऐसे करके ना यहाँ पे गड्ढे टाइप का बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे गड्ढे टाइप का बन जाता है, तो उसको हम अपक्षरण गड्ढे कहते हैं। फिर यारदांग किसको कहा जाता है प्यारे बच्चों? देखो, ये होता है आपका यारदांग। देख रहे हैं, ये है आपका यारदांग। अब ये कैसे निर्मित होता है? देखो, यहाँ
पर है कठोर चट्टान, यहाँ पे मान लीजिए कोमल चट्टान है, तो पवन बहती हुई आ रही है, तो जो कोमल चट्टाने हैं उसका वो ज्यादा अपक्षरण करेगी और जो कठोर चट्टान है उसका कम करेगी, क्योंकि कठोर वालों को मतलब कठोर वाले को हटाने के लिए ज्यादा उसमें धक्का लगाना पड़ेगा, ज्यादा दम लगाना पड़ेगा, इसमें कम में ही हो जाएगा, तो ये ज्यादा होगा, ये थोड़ा कम होगा। तो कुछ इस प्रकार से आकृति जो है वो आपको निर्मित हुई दिखाई देगी और इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, यारदांग कहते हैं। आपको असली वाला पिक्चर दिखाती हूँ यारदांग का, रुको, यारदांग ये रहा, देख रहे हो, ये कठोर चट्टाने थी, ये कोमल थी, तो कोमल वाली तो पूरी की पूरी साफ हो गई, कठोर थोड़ी बहुत हुई है, कठोर है ना, देख सकते हो आप लोग। तो ये इस प्रकार से जो यारदांग है वो आपको निर्मित हुआ दिखाई देता है। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया इसका क्षरण कार्य कैसे निर्मित होता है। ये देखो, ये है आपके बालुकागिरी बरखान, ये भी बरखान पे निर्मित होते हैं। अच्छा, ये अपक्षरण गड्ढे में आपको दिखा रही थी, तो गड्ढा कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे करके गड्ढे होल मतलब होल जैसे नहीं बनते, लेकिन गड्ढा जैसा बन जाता है, उसको हम अपक्षरण गड्ढे कहते हैं। ठीक है, अब पवन का निक्षेपण कार्य समझ लेते हैं। हमने खनन देख लिया, वहन किस प्रकार से होता है, वही है वहन की, वो पवन के द्वारा बहा करके लेकर के जाए जा रहे हैं, तो वो आपका वहन हो जाएगा। अब निक्षेपण कार्य देखते हैं, तो देखिएगा पवन के साथ बहने वाले जो रेत के कण होते हैं ना, वो विभिन्न आकार के होते हैं। इसमें से सूक्ष्म कण जो रहते हैं वो ज्यादा दूर तक बहा करके लेकर के जाए जाते हैं, जबकि बड़े और भारी आकार के कण ज्यादा दूरी तक नहीं बहा करके लेकर के जाते। जैसे देख लो, अब ये पवन बह रही है, तो पवन में बड़े आकार के कण भी है, छोटे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। तो देखो, जो छोटे वाले हैं वो दूर तक जाएंगे और जो बड़े वाले हैं वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते। छोटे वाले अगर यहाँ पर गए तो बड़े वाले यहीं पे अटक जाएंगे, यहीं पे वो गिर जाएंगे। ठीक है, तो मरुस्थलीय अथवा कम वर्षा के प्रदेश में इस रेत का क्या होता है प्यारे बच्चों, निक्षेपण हो जाता है। निक्षेपण यानी क्या, अब कहीं पे इसकी गति कम होगी, गति कम होने की वजह से वो नीचे गिर जाते हैं, यहाँ पे आकर के इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पर ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर इकट्ठे हो जाएंगे और इस प्रकार से क्या होता है कि रेत के टीले बनते हैं, बरखान बनते हैं, फिर सैफ, उसके बाद उर्मी चिन्ह, लुईस मैदान बनते हैं। अब ये सब कुछ क्या है बताना जरा। तो पहले मैं आपको टीले बताती हूँ, रेत के टीले और सैफ समझा देती हूँ। देखो प्यारे बच्चों, बालू के टीले, ये जो आप देख रहे हो, देखो बालू के टीले इस प्रकार से निर्मित हुई हैं। फिर यहाँ पे सैफ क्या है, तो ये जो आप देख रहे हैं ना मेड़ जैसा, ठीक है, तो ये इसका सेफ हो जाएगा। ये क्यों निर्मित हुआ है, क्योंकि पवन आई और अपने साथ बालू कंकड़ सब बहा करके लेकर के आई, तो जहाँ पे इसकी गति कम होगी उधर आकर के निक्षेपित हो जाएंगे, ऐसे ऐसे करके इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से बालू के जो टीले हैं वो निर्माण होती है। देख रहे हो, बालू के टीले ऐसे 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 यहाँ पर। ठीक, फिर दूसरा यहाँ पर क्या था, बरखान। देखो भाई, बरखान ये रहा, बरखान कहाँ पर है, ये देखो, ये है बरखान। तो वही बालू आया और यहाँ पे आकर के धीरे धीरे करके इकट्ठा होगा और ऐसे करके फिर जो बरखान है वो यहाँ पे निर्मित हो जाते हैं। और उसके बाद से क्या था, बरखान भी मैंने आपको बता दिया। फिर उर्मी चिन्ह क्या है भाई, उर्मी चिन्ह देखो, ये है उर्मी चिन्ह, है ना। तो ऐसे भी निर्मित हो सकता है। आप देखो, वो डिपेंड करता है ना कि पवन की गति क्या है, पवन की गति जिस प्रकार से रहेगी उस प्रकार से जो भूरूप है वो निर्मित होंगे। और ये परमानेंट थोड़े ना है। अब आज ये आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, अब अगर पवन की गति तेज भाई तो यहाँ पे कुछ और निर्मित हो जाएगा। ठीक है, फिर लोएस मैदान। अब ये लोएस मैदान क्या होते हैं समझिएगा, ये भी इसी के जैसे ही होते हैं। जैसे अब देखो, जो पवन है यहाँ पे मान लीजिए मरुस्थलीय प्रदेश यहाँ तक है, तो पवन बहाते हुए लेकर के जा रहे हैं, धूल मिट्टी कंकड़ बालू सब बहाते हुए लेकर के जा रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे ना बस्ती आ गई, कोई घनी बस्ती आ गई या फिर कोई भी चीज आ गई, ठीक है, जो इसको रुकावट पैदा कर रहा है, तो ये क्या होगा, यहीं पे आकर के पूरा ऐसे करके ये इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके पूरा ये मैदान टाइप का यहाँ पे बन जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, लोएस मैदान कहते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक आप सभी लोगों को याद रहेगा। तो पवन का निक्षेपण कार्य भी हमने समझ लिया और इसके भू आकृतियां कैसी होती है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये था पवन के बारे में कि पवन क्या क्या करता है, कैसे करता है। आई थिंक सो समझ गए होंगे आप सभी लोग। चित्रों को देख करके अच्छे से ऑब्जर्व करना, उसको समझ लेना। चलो, अब उसके बाद यहाँ पे समुद्री लहरों के बारे में हमें पढ़ना है कि समुद्री लहरों से किस प्रकार के भूरूप तैयार होते हैं। तो इसको हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा इसको समझने के लिए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।